हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर और मैं हूं नमन कुमार। आज के इस वीडियो भाग 5 में हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं के प्रथम अध्याय के कुछ मूल बातों को, जिसमें शामिल है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो इस चैप्टर के लिए यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे पूरा जरूर देखिएगा। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को अलग अलग संक्रियाओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि संक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: योग संक्रिया, व्यकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और विभाजन संक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे योग संक्रियाओं के गुण। तो कुछ संक्रियाओं के गुण सर्वदा सत्य होते हैं, परंतु कुछ संक्रियाओं के गुण कुछ सत्य होते हैं, कुछ असत्य होते हैं। तो इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं योग संक्रियाओं के गुण को। तो योग संक्रियाओं के गुण का पहला गुण है योग संवृत गुण। इसको योग संवरक गुण भी कहते हैं, योग का संवरक नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले योग संवृत गुण को हम परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार: दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने से परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तब इसको हम योग संवृत गुण कहते हैं। जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसी को योग संवृत गुण कहा जाता है। आइए इसके लिए उदाहरण लेते हैं। कोई भी परिमेय संख्या के उदाहरण इसके लिए लिया जा सकता है। 5/5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 5/5 बराबर 10/5। ये संख्याएं हमें मिलेगी। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/5 प्लस 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10/5। 10/5 या कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं। 3 प्लस 5 बराबर 8, 5 प्लस -2 बराबर 3। तो ये सारी संख्याएं, ये सारे उदाहरण योग संवृत गुण के उदाहरण हैं। इस प्रकार कई उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि योग संवृत गुण के 2 उदाहरण दें, तो इस प्रकार कोई भी संख्या का 2 उदाहरण हम दे सकते हैं। या कोई संख्या का उदाहरण दिया हो और उसमें योग संवृत गुण का या किसी भी गुण का नाम देना हो, तो अगर इस रूप में हो, यानी कि जोड़ की संक्रिया किया हो, तो उसमें हम योग का संवृत गुण लिखेंगे या योग का संवरक नियम लिखेंगे। योग संक्रियाओं का अगला गुण है योग क्रम विनिमय गुण, या योग क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। गुण का मतलब नियम भी होता है। तो इसको हम सबसे पहले परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि जब दो परिमेय संख्याएं a और b इस प्रकार हो कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, तब उसे हम योग का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को कर देते हैं। परिभाषा को हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए परिभाषा को नहीं लिख रहा हूँ। इसको मैं 2 बार 3 बार बोल दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। यदि दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हो कि a प्लस बी बराबर b प्लस a के रूप का हो, तब यह योग का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। हम इसको दूसरे रूप में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को उसके क्रम के आधार पर अदल बदल कर यदि योगफल ज्ञात करते हैं, योग संक्रिया करते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस क्रिया को हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इस तरह भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। योग के क्रम विनिमय नियम के लिए मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या 5 प्लस 6 है, तो इसके लिए 6 प्लस 5 भी अगर हम करते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 6 11 होता है और 6 5 भी 11 होता है। यानी कि योग के क्रम विनिमय नियम हमेशा सत्य होता है, किसी भी परिमेय संख्या के लिए यह लागू होगा। तो योग के क्रम विनिमय नियम में हम लोगों ने देखा कि संख्याओं के क्रम बदलने पर इसके योगफल में कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह
हमेशा सत्य होता है। इसके लिए कुछ और उदाहरण ले रहे हैं। 1 + 3/4 बराबर हमें मिलेगा 7/4, और इसके क्रम को यदि बदल देते हैं तो हो जाएगा 3/4 + 1, और इसे भी जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7/4। यानी कि दोनों स्थिति में हमारा योगफल समान रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम हमेशा सत्य होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि योग का क्रम विनिमय नियम हमेशा सत्य होता है, असत्य होता है, इनमें से कुछ नहीं, इस तरह करके कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि संक्रियाओं के आधार पर जो गुणधर्म को बांटा गया है उसमें योग संक्रिया के आधार पर जितने भी गुणधर्म होते हैं वह हमेशा सत्य होते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं योग के क्रम विनिमय नियम के कुछ और उदाहरण। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि योग के क्रम विनिमय नियम का कुछ उदाहरण दें। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे और उसके क्रम को अदल बदल करके a + b और b + a के रूप में लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कोई दो परिमेय संख्या हमें मिल जाती है 7/3 + 1/2। अब इसको योग के क्रम विनिमय नियम के रूप में लिखने के लिए 7/3 + 2 1/2 है, और इसको हम लिख देंगे 1/2। क्रम को बदल देंगे, जो 1/2 बाद में है उसको पहले कर देंगे, और जो पहले है उसको बाद में कर देंगे। संख्या नहीं बदलना है, प्लस हो जाएगा 7/3। तो ये हो गया हमारा योग के क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण। इस प्रकार कई उदाहरण दे सकते हैं और कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। मान लेते हैं 1 + 1/10 हो गया। इसके लिए योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा 1/10 + 1। सीधे संख्या के क्रम को बदल देना। ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं, जैसे -7/4 हो गया प्लस 1/2 हो गया, और इसके लिए योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। अब 1/2 हो जाएगा पहले, और इसके बाद हो जाएगा प्लस -7/4। यदि ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उसमें कोष्ठक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह हो रहा है, और डबल चिन्ह के बीच में कोई संख्या नहीं होता है तो वहाँ पे कोष्ठक लगा दिया जाता है। तो ये रहा हमारा योग के क्रम विनिमय नियम का उदाहरण और योग के क्रम विनिमय नियम का परिभाषा। और अगला योग संक्रिया का जो गुण है वो है योग का सहचर्य गुण या योग का सहचर्य नियम। तो आइए देखते हैं पहले इसके परिभाषा को। योग के सहचर्य नियम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यदि तीन परिमेय संख्याएं a, b और c इस प्रकार हो कि a + b + c बराबर a + b + c के रूप का हो, तब इसको हम योग का सहचर्य नियम कहते हैं। तो आइए इसके लिए भी हम उदाहरण लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर यह है कि तीन परिमेय संख्याएं तो है, लेकिन इसमें पहले अंतिम वाला दुगो को जोड़ा जा रहा है, उसके बाद शुरू वाला जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बाद शुरू वाला दुगो जोड़ा जा रहा है, उसके बाद अंतिम वाला जोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण को। मान लेते हैं हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं 3, 4 और 5 है। तो इसको हम योग के सहचर्य नियम के अनुसार इस प्रकार लिख सकते हैं। योग के सहचर्य नियम के उदाहरण के अनुसार इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको यदि हम हल करते हैं तो 3 + 9 बराबर इधर हो जाएगा 7 + 5, क्योंकि सबसे पहले हम कोष्ठ का काम करते हैं। तो यहाँ पे कोष्ठ में जो है इसका काम करेंगे पहले, 5 और 4 मिलकर के 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 का 3 रहेगा। इधर पहले कोष्ठ का काम करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये 5 का 5 रहेगा, और इसको अब जोड़ते हैं तो आता है 12 बराबर इधर भी हो जाएगा 7 5 12। यानी कि दोनों को जोड़ने पर कोई अंतर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि योग का सहचर्य नियम भी सर्वदा सत्य होता है। हम लोगों ने देखा कि योग का संवृत्त गुण, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का सहचर्य नियम, ये तीनों यानी योग संक्रियाओं के ये तीनों गुण सर्वदा सत्य होते हैं, और यह किसी भी परिमेय संख्या के लिए लागू होता है, चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो। इसके लिए आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं योग के सहचर्य नियम के लिए। अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि योग के सहचर्य नियम का कुछ उदाहरण दें, तो हम इस प्रकार कई सारा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक और संख्या लिया, इसमें तीन परिमेय संख्या हमें 7, 6 और 8 है, और इसको योग के सहचर्य नियम के अनुसार सजाना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 + 6 + 8, और इसमें शुरू वाला 2, यानी कि पहले वाला में 2 को आखिरी वाला कोष्ठ में मन करना है, और इधर वाला में शुरू वाला 2 को कोष्ठ में कर देना है।
अब इसको हम हल करेंगे तो दोनों का हल समान आएगा। इसके लिए भी हम भिन्नात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या दोनों ले सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/7, आखिरी वाला 2 को घेर देना है, बंद कर देना है कोष्ठ में। उसके बाद हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/7 और इसमें शुरू वाला 2 को ब्रैकेट में रख देना है। तो ये हो गया हमारा योग के सहचर्य नियम का उदाहरण। तो यहाँ पे कई सारे योग के सहचर्य नियम का उदाहरण है, आप और भी कई उदाहरण ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी परिमेय संख्या लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भाई एक और उदाहरण लेते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 4 और इसमें क्या करेंगे, आखिरी वाला 2 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बराबर में फिर वही संख्या लिखना है 1 प्लस 1/2 प्लस 4 और इसमें शुरू वाला 2 को ब्रैकेट में रखना है। और यदि इसका हम हल करते हैं तो दोनों का जो हल होगा, दोनों का जो योग संक्रियाएं होगी वह एक समान आएगी। तो ये है हमारा योग का सहचर्य नियम। यह 3 संख्याओं पर, 3 परिमेय संख्याओं पर लागू होता है और किसी भी परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग संक्रियाओं का अगला गुण। तो योग संक्रिया के अगला गुण है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम योग का संक्रिया करते हैं और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब उसको हम कहते हैं योज्य तत्समक। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या पर यदि योग संक्रिया करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम कहते हैं योज्य तत्समक नियम या योज्य तत्समक गुण। आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो को रुक रुक करके लिख सकते हैं। यहाँ पे योज्य तत्समक का जो रूप दिया गया है a प्लस 0 बराबर a, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए एक ऐसा मान देखना है जो उसमें जोड़ने पर, योग संक्रिया करने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी कि संख्या उतना ही रह जाए, उसका मान न बदल पाए। तो इसके लिए हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, 5/3 ले लेते हैं। 5/3 कोई परिमेय संख्या है और इसमें हम क्या जोड़ें कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए एकमात्र संख्या है 0। तो 0 जोड़ेंगे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 5/3 के 5/3 ही रह जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 7, और 7 में हमें देखना है कि 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जिससे 7 पर कोई प्रभाव ना पड़े, 7 के मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे हम लेंगे 0 बराबर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए, इस प्रकार हम देख रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है, क्योंकि 0 के अलावा ऐसा कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसको किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहे, यानी न बदले। कोई दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं, कोई भी दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं तो वह दी गई संख्या के मान को बदल देगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक परिमेय संख्या लिया 5 और इसमें 0 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या लेंगे तो इसका मान तो जरूर बदल जाएगा। मान लेते हैं 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 6, इसका मान बदल जा रहा है, तो ये योज्य का तत्समक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है, 0 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होता है, क्योंकि 0 के अलावा कोई दूसरी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका मान बदल जाता है। 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक 0 है। अब बढ़ते हैं योग संक्रिया के अगले गुण पर और देखते हैं योज्य प्रतिलोम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो योज्य प्रतिलोम को सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 0 प्राप्त होता है तो दी गई परिमेय संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसका स्वरूप दिया गया है कि a प्लस b बराबर 0, यानी कि 2 ऐसी परिमेय संख्याएं जिसको जोड़ने से हमें 0 मिले, 0 मिले, यानी कि ऐसी 2 परिमेय संख्याएं जिसको जोड़ने से हमें 0 प्राप्त हो, तो दी गई दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होगी। तो आइए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं।
योज्य प्रतिलोम के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं योज्य प्रतिलोम किस प्रकार होता है और कैसे हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने लिया 5/7 एक परिमेय संख्या। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। तो इसके लिए हमें एक मात्र संख्या मिलेगा -5/7 बराबर, अब देखते हैं क्या आता है। 5/7 हमने ये पहले ही बता चुका है कि जहां पे दो चिन्ह हो, दो संक्रियाएं हो और उसके बीच कोई संख्या ना हो तो उसके चिन्ह में पहले गुना किया जाता है। अगर वह प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो वहां पे माइनस होता है। यहाँ प्लस माइनस है, दोनों संख्याओं के बीच में कोई अंक नहीं है, तो इसका चिन्ह में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 5/7। अब हमें देखना है कि 5/7 में से 5/7 घटाना है तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 और -5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7, यानी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। एक और उदाहरण लेते हैं 5। अब हमें देखना है 5 कोई परिमेय संख्या है और हमें इसमें कोई ऐसा परिमेय संख्या जोड़ना है जिससे कि हमें शून्य प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या जोड़ सकते हैं, इसमें -5 को जोड़ सकते हैं। -5 को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, 5। यहाँ पे पहले बता चुके हैं प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, 5 बराबर 0। यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है तो दी गई दोनों संख्याएं एक दूसरे की परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे 5 का योज्य प्रतिलोम हो गया -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम हो गया 5। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को योज्य प्रतिलोम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए हमें कोई ऋणात्मक संख्या -7 दिया है और इसका हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि उसमें क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो, वही संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो -7 में हम जोड़ेंगे क्या, 7 जोड़ेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 में 7 गया 0। इसी प्रकार -1/2 में हम क्या जोड़ें कि शून्य हो जाए, वही संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो -1/2 में हम +1/2 को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। अगर हम +3/4 लेते हैं तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं क्या, -3/4, तो बराबर हमें मिलेगा 0। यानी कि इस सभी योग के क्रियाओं में हमें शून्य प्राप्त होता है योगफल। तो हम कह सकते हैं कि 7 का योज्य प्रतिलोम -7 और -7 का योज्य प्रतिलोम 7, 1/2 -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2, -3/4 का योज्य प्रतिलोम 3/4 और 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 होगा। इस प्रकार हमें यह दिख रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस के चिन्ह को बदल सकते हैं। प्लस और माइनस के चिन्ह को बदल देने से हमें योग का प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पे कुछ उदाहरण। -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, कोशिश कीजिए। तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने बताया कि अगर संख्या माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो उसको माइनस में कर देंगे। यहां संख्या -5 यानी ऋणात्मक है, तो इसके लिए योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5 और प्लस के चिन्ह को दिखाया नहीं जाता है, वो छुपा रहता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/7। अगर दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह हो तो क्या करेंगे, जैसे -1/-2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यदि दोनों में अंश और हर दोनों में ऋण का चिन्ह रहता है यानी माइनस का चिन्ह रहता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या में एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। ठीक, कुछ और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया 1/-2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम जानते हैं कि कहीं भी एक माइनस का चिन्ह हो तो
उसका माइनस का चिन्ह हट जाता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो जे प्रतिलोम हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1/2 का जो जे प्रतिलोम ये है, और इसका जो जे प्रतिलोम ये है, इसका जो जे प्रतिलोम ये है, इसका जो जे प्रतिलोम ये है। इस प्रकार संख्याएं एक दूसरे के जो जे प्रतिलोम होती है। अगर हम ले लें जीरो का जो जे प्रतिलोम क्या होगा, तो जीरो तो खुद जीरो है, उसमें क्या जोड़ना है। तो जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, इसलिए ना इसमें माइनस का चिन्ह है ना प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह भी नहीं दिया गया है, ऋणात्मक में तो कुछ भी नहीं करेगा कभी। तो इसके लिए जीरो का जो जे प्रतिलोम जीरो ही होगा। कोई और संख्या लेते हैं जैसे -8, तो -8 का जो जे प्रतिलोम हो जाएगा 8। वहीं हम पूछ लें 8 का जो जे प्रतिलोम क्या होगा, तो 8 का जो जे प्रतिलोम हो जाएगा -8। यानी कि संख्या अगर प्लस में है तो उसका जो जे प्रतिलोम माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो उसका जो जे प्रतिलोम प्लस में होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबको भली भांति समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा युग संक्रियाओं के गुण को, और हमने ये भी जाना कि युग संक्रियाओं के सभी गुण हमेशा सत्य होते हैं। जैसे यहाँ पे युग का संवृत्त गुण हमेशा सत्य होता है, युग का क्रम विनिमय नियम हमेशा सत्य होता है और किसी भी परिमेय संख्या के लिए लागू होगा। युग का सहचर्य नियम भी हमेशा सत्य होता है, किसी भी परिमेय संख्या के लिए लागू होगा। योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक में हम लोगों ने जाना कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। योज्य प्रतिलोम, जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि जब दो संख्याओं को जोड़ने से 0 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे -5 का योज्य प्रतिलोम +5 हो जाएगा, +5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में योग संक्रियाओं के गुण को जाना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यकलन के गुण, गुणन के गुण और विभाजन के गुण।